वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू दिस सीरीज ऑफ यूनिट्स टू लॉजिक गेट्स। ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 20 है। इसका टॉपिक है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। अब इंक्लाइन प्लेन का नाम सुनते ही मुझे पता है कि काफ़ी सारे बच्चों को एनोइंग लगने लगता है ना। कुछ बच्चे के पेट में तो जैसे बटरफ्लाइज आ जाते हैं, बोले सर इंक्लाइन पे प्रोजेक्टाइल, ट्रेजेक्टरी, इंटरसेक्शन, ये सारे डरावने से टॉपिक है। तो इसीलिए तो ये सीरीज में आपने देखा होगा कि हम ऐसे जो पेन पॉइंट वाले आपके जो एरिया है वो एक लाइन में हम उसका बराबर इलाज करते हैं। तो ये जो प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन है, आप देखोगे कि आज के बाद आपको वो एनोइंग नहीं लगेगा, है ना। बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स लिए हैं, तो आप पेशेंस के साथ इसको देखना। और एज यूजुअल थोड़े से पहले 2-3 स्लाइड ध्यान से देखना। मैं थोड़ा एक्सटेंसिवली, थोड़ा स्लो होके भी थियरी को कवर करूंगा। उसके बाद वही थियरी आप प्रॉब्लम्स पे लगाएंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। और एज यूजुअल आपको वीडियो को पॉज करवाने का इंतज़ाम है। आपको पेन और पेपर लेके थोड़ा सा ट्राई करना ज़रूरी है ना। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो ध्यान से। अब देखो, सबसे पहले होता क्या है, ऑनेस्टली बताता हूँ। देखो, जो बच्चों को ये थोड़ा सा आता है ना, बोले हमको प्रोजेक्टाइल मोशन आता है, तो हम क्या करेंगे कि इंक्लाइन को भी उसी जो हमको आता है उसी से तोड़ने की कोशिश करेंगे। बोले ग्राउंड के एक्सिस को हम पकड़ के बैठे रहेंगे। तो क्या करते हैं ये लोग, देखो ये जो इक्वेशन लिख के रखा है y इक्वल टू ट्रेजेक्टरी का। अच्छा, अब इंक्लाइन पे y क्या होता है, बोले x tan अल्फा। ठीक है, अब ये दोनों को इंटरसेक्ट करा दे और फिर हम सब कुछ कर लेंगे। तो होता ये है कि ये भी एक जायज़ तरीका है, अच्छा तरीका है मैथमेटिकल, लेकिन ये इंटेंशन नहीं है। किसी भी एग्जाम में इसका फायदा नहीं होता है। तो हम इस रास्ते से गुजर चुके हैं। तो आप डिराइव तो कर लोगे, लेकिन वो इंटेंशन नहीं है, और टाइम भी ज़्यादा लगेगा और एग्जाम में फ़ायदा भी इससे नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ दर्द बताया, सिम्टम बताया। तो इलाज ये है कि अपनी गर्दन को टिल्ट करो, मतलब एक्सिस को टिल्ट करो। जो डायग्राम दिख रहा है उसे देखो स्क्रीन पे बराबर। तो क्या है, इंक्लाइन के अलोंग आप एक एक्सिस ले लो, उसको क्या कहोगे, एक्स, है ना। पहले जो ग्राउंड पे एक्स था, अब वो इंक्लाइन पे एक्स। अच्छा, अब इंक्लाइन पे जो परपेंडिकुलर है उसको दूसरी एक्सिस बोलो, उसको क्या बोलोगे, वाई। ये हो गया आपका एक्स और वाई, समझे। अब ग्रेविटी क्या करेगी, देखो डायग्राम में, ग्रेविटी दो पीसेस में टूट गई है। एक है जी साइन अल्फा जो इंक्लाइन के अलोंग है नीचे की तरफ स्लोप पे, और जी कॉस अल्फा दिख रहा है इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है प्लेन के अंदर की तरफ, दिखा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात सुनो, पार्टिकल वापस इंक्लाइन पे गिरता है। बोले वापस इंक्लाइन के गिरता है का क्या मतलब, मतलब y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 तो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्लैट ग्राउंड में इस इंफॉर्मेशन का हम इस्तेमाल करते थे डिस्प्लेसमेंट 0 से, है ना। बस यहाँ पे y डायरेक्शन में g की तरह, g की जगह आप लोग यूज करोगे g कॉस अल्फा, है ना। जैसे अब देखो, तो अब पूरा ये जो लेक्चर है वो दो सवालों का खेल है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रहा है, हमें पता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमारी घड़ी है, पिछले लेक्चर में देखा था ना, वो टाइम देती है। और अलोंग द डायरेक्शन में आपको पता है, अलोंग द डायरेक्शन में हमें दूरी देता है ना, डिस्टेंस देगा। तो वही ये यहाँ भी वही हाल होने वाला है। ठीक है, तो यही है मेन चीज, और ये ही आपको एग्जाम में टेस्टिंग होता है। देखना ये कैसे फायदेमंद रहेगा, अगले प्रॉब्लम्स में सारे दिखेंगे आपको। तो अब ना ये जो चीज है उसको फॉर्मूला बना के लॉक करते हैं।
ठीक है, चलो तो अगली स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये स्लाइड का क्या करो कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि और इसको अपने पास रखो, क्योंकि प्रॉब्लम में, पूरे प्रॉब्लम में ये काम आने वाली है। तो यही आज की पूरी दुकान है बोल दो। 4 लाइन का टूल बॉक्स है, और यहाँ पे ध्यान ये देना है आपको कि फॉर्मूला नहीं रटना है। मैं कभी भी फॉर्मूला रटने पे स्ट्रेस नहीं देता हूँ। मैं लॉजिक आप रट सकते हो, लॉजिक पे ध्यान दे सकते हो, फॉर्मूला अपने आप पीछे पीछे चला आएगा। पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। पार्टिकल प्लेन से बीटा के एंगल पे फेंका है और स्पीड उसकी यू थी। भाई साहब, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है? यू साइन बीटा होता है कि नहीं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अच्छा, और उसमें जी क्या होगा आपका, बताओ? जी कॉस अल्फा। और ये पार्टिकल वापस प्लेन पे ही आएगा, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट या वाई जीरो। तो जो फॉर्मूला आपको पता है वही लगाओ। क्या फॉर्मूला आता है? टी इक्वल टू 2u अपॉन जी। तो ये भी तो वही है। यू की जगह साइन बीटा आ गया और नीचे जी की जगह कॉस अल्फा, है ना। और दूसरा, रेंज ऑन प्लेन क्या होता है? तो ये इक्वेशन आपको यहाँ लगाना पड़ेगा भाई। एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्लस की जगह यहाँ माइनस, अगर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो, और ग्रेविटी यहाँ है जी साइन अल्फा। ठीक है, और अगर आप ग्रेविटी हेल्प कर रही है आपको, ग्रेविटी के डायरेक्शन में है, तो आप प्लस लोगे, है ना। तो ऑब्वियसली जब प्लस करोगे तो रेंज आपका बढ़ जाएगा। कई तो कॉमन सेंस से वैसे भी आंसर। तीसरा जो है, देखो ये आपका जेम है। अगर दो थ्रोस का यू परपेंडिकुलर की बात है, दो थ्रो है जिनका यू परपेंडिकुलर सेम है। अब सेम मतलब एक, चाहे ऊपर फेंका हो चाहे नीचे फेंका हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस केस में इनका टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा कि नहीं, और उसका जो मैक्सिमम हाइट है या मैक्सिमम डिस्टेंस है वो भी सेम रहेगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर मोशन पे ही तो डिपेंड करते हैं, और कुछ है ही नहीं उसमें, तो दोनों आइडेंटिकल है। देखो ये आपको ये चीज़ें क्वेश्चन 8 और 9 में दिखेगी, और आप सेकंड्स में आप उसको क्लियर कर लोगे। और चौथा भी इंपॉर्टेंट है, ये ज्योमेट्री का जुगाड़ है, ये भी काम आता है। इंक्लाइन पे कोई पॉइंट हो और फुट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी है, हॉरिजॉन्टल, हाँ मतलब एक्स एक्सिस, मतलब अपनी जो ओरिजिनल ग्राउंड वाली, तो स्लोप के अलोंग डिस्टेंस कितना होता है ये पूछा जाता है। तो भाई सिंपल है, डी अपॉन कॉस अल्फा, हाइपोटेन्यूस है ना, क्योंकि अल्फा डिस्टेंस हाइपोटेन्यूस, बस। तो ग्राउंड फ्रेम का अगर आंसर निकल जाए तो कॉस अल्फा से डिवाइड कर लो, ये तो इंक्लाइन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और लास्ट में देखो ये आदत है, ये जैसे लिमिट चेक करने की, अगर अल्फा को 0 डालो या 90 डालो तो आपको पता है क्या होना चाहिए, है ना। तो वो ओरिजिनल आपके जो फॉर्मूला है वो रिट्रीव हो जाएंगे। तो ये होने चाहिए, क्योंकि ना कभी कभी आंसर की भी गलत होती है, तो हो सकता है ना। तो ये जो है आपका आदत, ये जो लिमिट चेक करने का, आगे आपको आएगा समझ। हो गया, इतना ही है थियरी। अब चलो आप टूट पड़ो प्रॉब्लम्स पे। देखो ये पहला प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम है, अंडर एस्टिमेट न करना करना आपको। दिया क्या है देखो, स्मूथ इंक्लाइन है, अल्फा 60 डिग्री है, पी को इंक्लाइन के किसी पॉइंट से प्रोजेक्ट कर दिया, साइमल्टेनियसली उसी पॉइंट से क्यू को रिलीज किया, सिर्फ रिलीज मतलब रेस्ट मतलब जीरो, तो इंक्लाइन पे रिलीज किया है। दोनों 4 सेकंड के बाद कोलाइड करते हैं। तो पूछा है पी की प्रोजेक्शन स्पीड क्या है।
समझे कि नहीं प्रॉब्लम को? पहले तो प्रॉब्लम को समझो, जितना अच्छी तरह से समझोगे उतना ही सेकंडों में आप सॉल्व कर लोगे। हिंट ले लो, दोनों पार्टिकल का एक्सेलरेशन इंक्लाइन के अलोंग क्या है, तो बस उसी से दोनों को कंपेयर करो, हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। देखो, ध्यान से देखो, टिल्टेड एक्सिस ही लगाएंगे। देखो हमने जो आपको दुकान बताई थी, टिल्टेड एक्सिस, तो इंक्लाइन के अलोंग अगर आप पी का एक्सेलरेशन क्या लोगे, आप जी साइन अल्फा। ठीक है, देखो फ्री प्रोजेक्टाइल है ना, तो ग्रेविटी का अलोंग कंपोनेंट क्यू का एक्सेलरेशन क्या होगा? आ, ये तो इंक्लाइन पे स्लाइड कर रहा है ना स्मूथली रेस्ट से। हालांकि जी साइन अल्फा तो दोनों में सेम है, लेकिन ये स्लाइड कर रहा है फ्रिक्शन के बिना। कहने का मतलब है अलोंग द इंक्लाइन दोनों का 1/2 जी टी स्क्वायर मतलब जी साइन अल्फा, वो तो आइडेंटिकल हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, तो गैप क्या बचा? गैप है आपका ये यू पैरेलल इंटू टी, और कोलिजन का मतलब है कि ये गैप जीरो होना चाहिए, कोलिजन टी ग्रेटर देन जीरो पे हो। तो यू इसका मतलब है कि यू पैरेलल को जीरो कराना पड़ेगा आपको, नहीं तो कोलिजन नहीं होगा। देखो इसका फिजिक्स भी आप समझो, लेकिन ये तो मैथ्स निकल आया मैथ्स से, है ना। तो इसका मतलब है कि पी को इंक्लाइन के परपेंडिकुलर फेंका गया है। अगर ऐसा नहीं फेंकते तो ये मिलते ही नहीं भाई साहब, समझे कि नहीं? तो ये लॉजिक है। तो एक लाइन में ये मिल गया, है ना, बिना कोई इक्वेशन सॉल्व किए। तो यही तो आइडेंटिकल एक्सेलरेशन का जादू है। रिलेटिव मोशन में ग्रेविटी टाइप्स कैंसिल हो जाते हैं, ये हमने बहुत बार देखा है, यहाँ पे भी देखेंगे। अच्छा, अब पी की मोशन प्लेन के रिलेटिव क्या है? वर्टिकल थ्रो, सीधा, है ना। और उसका ग्रेविटी वर्टिकल में तो परपेंडिकुलर जी कॉस अल्फा होगा, है ना। तो यहाँ पे बीटा तो 90 होना चाहिए। ठीक है ना, दुकान का पहला टूल बॉक्स है ये, बीटा 90 हो गया तो आपको टी मिल गया। देखो सब कुछ डाला हुआ है, जो भी है नंबर सब दिए थे उस हिसाब से डाले हुए हैं। तो ये और 4 सेकंड के बाद टकराते थे ना, तो आपका यू निकल के आया है 10 मीटर पर सेकंड, है ना। तो देखो कितना छोटा हो गया। आप ग्राउंड के एक्सिस में करने जाते तो ये तो बहुत लंबा हो जाता। समझे ना हमने क्यों अपनी गर्दन टिल्ट की है? देखो ये इसका मैंने कहा था ना कि एक बार और राउंड लो इसका, मैथमेटिक्स से हमने निकाला है, फिजिक्स भी आप समझो। अगर डाउट है तो कमेंट में बताना, मैं और एक बार फिजिक्स समझाऊंगा। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं अभी तो। देखो ये फेमस क्वेश्चन है, ये हर कोचिंग की शीट में होता है। थीटा एंगल पे फायर किया है प्रोजेक्टाइल को, कंडीशन आपको बतानी है कि वह इंक्लाइन पे इंक्लिनेशन अल्फा दिया है, परपेंडिकुलर लैंड करे, परपेंडिकुलर बिल्कुल 90 डिग्री पे, है ना। तो सारी कंडीशंस देखो, ऑप्शंस देखो। हिंट ये है कि दो स्टेटमेंट्स छुपे हुए हैं, है ना। देखो, एक तो पार्टिकल प्लेन तक पहुंचता है,
इसका मतलब आपको पता है। दूसरा है कि उस वक्त उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो भाई साहब प्लेन के अलोंग कंपोनेंट जीरो होगा कि नहीं होगा? तो टिल्टेड एक्सिस में आप कर दो, हो जाएगा फटाफट, है ना। ये अगर नहीं पता है जिनको तो देखना कि परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर स्ट्राइकिंग का देखो। पहले तो एंगल देखो, प्लेन से थीटा माइनस अल्फा हुआ कि नहीं? प्लेन से एंगल तो इतना ही हुआ, प्लेन पे गिरता है का मतलब y जीरो, और t क्या होगा आपका? फ्लाइट का टाइम। देखो, जो भी साइन ऑफ एंगल था अपॉन जी कॉस अल्फा, सीधा, है ना, दुकान का पहला ही टूल बॉक्स। दूसरा है परपेंडिकुलर लैंडिंग। भाई साहब इसका फिजिक्स, इसका मतलब लैंडिंग के वक्त वेलोसिटी प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब अलोंग वाली मतलब वी पैरेलल जीरो होनी चाहिए। तो वी पैरेलल का इक्वेशन क्या है? जीरो इक्वल टू, क्योंकि यू कॉस थीटा माइनस अल्फा आएगा, ये कॉस वाला कंपोनेंट इनिशियल, और माइनस है क्योंकि जी साइन अल्फा माइनस है, इनटू टाइम। अब टी जो ऊपर से मिला था सब्स्टिट्यूट करो, थोड़ा रीअरेंज करो, तो ये आपका आ जाएगा, है ना। समझ गए? तो यहां एक पैटर्न नोट कर लो स्टार मार के, लैंड्स परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, इसका मतलब है वी पैरेलल, मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो कर दो और यहीं से ये जो इक्वेशन हमने लगाया वो लगाना होता है। लैंड्स हॉरिजॉन्टली, इसको ट्रांसलेट करो कि वाई वाला वी वाई, ग्राउंड वाला, ग्राउंड वाला वी वाई वो जीरो होता है ना। तो ये जो वर्ड्स है उसको वेलोसिटी कंडीशन पहचानो। तो उसके बाद तो आपका ये बस तीन ही इक्वेशन चलते हैं, तो थोड़ा सा वर्ड्स को पहचानो। बढ़े आगे, देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन 3, और सुनो, इस क्वेश्चन में मैं एक की ट्रैप अलर्ट लगा के आया हूं। क्यों बोलो? सॉल्यूशन में आपको पता चलेगा। अभी तो आप ना, इतना ही है कि आंखें खोल के सॉल्व करना बस। देखो, बॉल को स्लोप के राइट एंगल पे प्रोजेक्ट किया है यू वेलोसिटी से, स्लोप का इंक्लिनेशन अल्फा, स्लोप पे कितनी दूरी पे वापस गिरेगा, एक्स क्या है पूछा है ना। सॉल्व करने के बाद एक्स्ट्रा काम ये करना कि अपने ऑप्शन में अल्फा को जीरो डाल के भी चेक करना, है ना, क्या होना चाहिए एक्स सोचना। जाओ और करो, देखो क्या हो रहा है आपका। चलो देखते हैं। परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है पर यू पूरा का पूरा है ना, साइन कोई कंपोनेंट नहीं आएगा उसका, साइन 90 जीरो होता है ना, तो टी मिल गया आपको, ठीक है, टू यू अपॉन जो भी है। अच्छा, अलोंग द इंक्लाइन इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर था ना, तो जी साइन अल्फा से वो एक्सेलरेट होगा नीचे की तरफ, तो आपका एक्स क्या आएगा? 1/2 जी साइन अल्फा टी स्क्वायर, है ना। तो टी डाल दिया इसमें, तो एक्स आपका निकल के आ गया, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा रुक जाओ, यहां पे इसलिए मैंने कहा था कि मैनी टाइम्स देर इज ऑप्शन ए गिवन, ओके, ऑप्शन इज, बट टेस्ट करो ना यहाँ पे,
लिमिट चेक करो, अल्फा को जीरो करो जैसे कहा था। तो अल्फा जीरो मतलब फ्लैट ग्राउंड हुआ। अब परपेंडिकुलर के फेंका था भाई साहब, अल्फा जीरो पे परपेंडिकुलर फेंका था, मतलब सीधा ऊपर फेंका था। तो सीधा ऊपर का मतलब बॉल कहाँ गिरनी चाहिए? तो एक्स जीरो होना चाहिए कि नहीं? तो यही था। तो यही इसी से लिमिट चेक इसलिए करने को बोला था। देखो, ऑप्शन सी टेन जीरो, तो ये ठीक है। ऑप्शन सी आपका मल्टीप्लाइड बाय कॉस जीरो, तो ये जीरो तो नहीं है ना, कॉस जीरो जीरो नहीं होता है, तो ये नहीं आ रहा है। इसीलिए आपका ये सी सही है। तो आंसर की में कभी कभी टाइपो हो जाता है ना। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका जो एग्जाम कंडीशंस है, वहां पे तो की होती नहीं है ना, वहां पे तो ये मामला नहीं है। लेकिन लिमिट चेक जो अभी किया हमने, वो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस देगा, और प्रैक्टिस के दरमियान इसलिए 5 सेकंड लगे इसमें, है ना। लेकिन इम्पोर्टेंट बात है मेरे ख्याल से। अगर गलती हुई है तो दिख जाएगी। एनीवेज, चलो आगे बढ़ते हैं अभी तो। क्या कहता है ये क्वेश्चन? पॉइंट ए से स्टोन को फेंका है, स्पीड यू है, 60 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से। इंक्लाइन ए से ही शुरू होता है, 30 डिग्री का है। स्टोन टाइम टी के बाद पॉइंट बी पे गिरता है, तो ए बी कितना है? और देखो दिया क्या है क्वेश्चन ने, टाइम टी ही हाथ में दे दिया है। जब टी ही मिला हुआ हो, तो 4 लाइन थी ना दुकान में, तो कौन सी टूल सस्ता पड़ेगा? देखो, जो डी अपॉन कॉस अल्फा, लास्ट वाला टूल बॉक्स, है ना। हॉरिजॉन्टल अगर मिल जाए आपको, तो हाइपोटेन्यूस मिल जाएगा। समझे? देखो, करो। आसान है। तो देखो, हॉरिजॉन्टल को तो इंक्लाइन से कोई मतलब नहीं, वो तो कांस्टेंट है। तो टाइम टी में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ए सी जो है वो यू कॉस 60 इंटू टाइम टी दे दिया है, तो यू टी बाय टू। बी इंक्लाइन पे है ना। सी के ठीक ऊपर ले लो, तो स्लोप पे डिस्टेंस हाइपोटेनियस होता है, तो ए बी आपका आएगा ए सी अपॉन कॉस ऑफ अल्फा जो भी दिया है, 30। तो ये ऐसा है। यहाँ पे आप लोग देखो, नोटिस किया कि नहीं हमने क्या नहीं किया है यहाँ पे? कुछ नहीं किया ना, टिल्टेड एक्सिस नहीं किया, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं किया, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट तो दिया हुआ था ना। तो ये डी बाय कॉस अल्फा मैंने जो टूल बॉक्स दिया इसीलिए दिया है कि ये सबसे सस्ता टूल है। कैसे इसको इस्तेमाल किया देखो ध्यान से। तो आसान लगता है क्योंकि आसान बनाया है, ठीक है ना। जो ऑलरेडी स्पीड में करते हो उससे भी आधी स्पीड में ये हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं एनीवेज। अच्छा, ये इलास्टिक बाउंस वाला है, ये मेरा फेवरेट भी है। थोड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, आपको बस बाउंस समझना है। आपको आई इक्वल टू अल्फा पता है ना, सॉरी, आई इक्वल टू आर,
एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। पहले तो देखो पार्टिकल यू से थीटा पे फेंका है, सामने एक फिक्स्ड स्मूथ इंक्लाइन है 45 डिग्री का, बस यहीं से सारा खेल है। ये पार्टिकल इलास्टिकली कोलाइड करता है और कोलिजन के तुरंत बाद वो वर्टिकल मूव, बस इसी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जिनको पता है वर्टिकल मूव कर रहा है सीधा ऊपर। टोटल टाइम निकालो प्रोजेक्शन से लेकर मैक्सिमम हाइट तक, समझ गए। कोलिजन का टाइम इसमें यूजुअली निग्लिजिबल ही होना पड़ेगा, नहीं तो कैसे। देखो ध्यान से सुनो, स्मूथ वॉल से इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है? मिरर रिफ्लेक्शन, मिरर मैंने एंगल आई इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर सरफेस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाता है ना। तो अलोंग कंपोनेंट यूजुअली सेम रहता है, नॉर्मल कंपोनेंट उल्टा हो जाता है। लेकिन हम तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर करके, अब यहां पे ना आपको उल्टा सोचना है। 45 डिग्री के मिरर में किस वेक्टर का इमेज आपका वर्टिकल होता है बताओ, है ना। तो वो कोलिजन से पहले वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? भाई साहब यहीं पे सब छिपा हुआ है मामला, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा अगर ये पता है तो। ये पता करने के लिए थोड़ा सा मामला है बस। इनसाइट ये है कि 45 डिग्री का मिरर हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में स्वैप करा देता है, ऐसा है। तो बाहर वर्टिकल है तो जो टकराने वाली पार्टिकल हो या रे हो वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, बस इतना ही है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, देखो आप लोग समझे कि नहीं। नॉर्मल मिरर पे फेंकोगे 45 का नॉर्मल तो दिखेगा ये आपको। अब दूसरा स्टेप है, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कब होती है बताओ। तब होती है जब टॉप पे हो प्रोजेक्टाइल, क्योंकि तब वर्टिकल जीरो होता है। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि कोलिजन टॉप पे हुआ। अब टॉप पे टी क्या होता है? यू बाई जी। हाँ, और प्रोजेक्टाइल में यू का मतलब है यू साइन थीटा, है ना। और टॉप पे वेलोसिटी क्या थी? यू कॉस थीटा, सेम रहती है। हॉरिजॉन्टल को तो कोई छूता ही नहीं है। तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब है एनर्जी कंजर्वेशन, स्पीड सेम रहती है। इतना ही है कि यू कॉस थीटा सीधा ऊपर चला गया, तो T2 कितना आएगा आपका? यू कॉस थीटा बाई जी। तो टोटल क्या था? पहले साइन थीटा, बाद में कॉस थीटा, तो दोनों का सम हो गया कि नहीं? ऐसा है। तो पैटर्न देखो ये लोग कैसे सवाल बनते हैं। हमने इंक्लाइन का एक भी इक्वेशन नहीं लिखा है। ये जो ऑब्जर्वेशन था ना सिमेट्री का, एंगल आई इक्वल टू, उसने सेकंडों में मामला खत्म कर दिया। तो अगर कोलिजन है ना, ऐसा कोलिजन वाले क्वेश्चन में पहले पूछो कोलिजन डिमांड क्या कर रहा है, फिर कैलकुलेट करो। ऐसा नहीं कि पहले कैलकुलेट करने लगे, पता ही नहीं करना क्या है, तो 1 घंटा लगेगा तो भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। चलो आगे बढ़े थोड़ा। देखो इस प्रॉब्लम में ना 3D है ये थोड़ा सा, तो बाकी तो सब आसान है। आप गोल गोल बच्चे इसमें इसीलिए घूमते हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा है। तो डरो मत, पहले तो पढ़ो। पार्टिकल P से प्रोजेक्ट हुआ है ना। P200, ठीक है। 200 मतलब 3D के कपड़े पहने। स्पीड 10 था, एंगल 45 विद द हॉरिजॉन्टल। भाई साहब हॉरिजॉन्टल है, कोई बात नहीं, है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ। मोशन का वर्टिकल प्लेन एक हॉरिजॉन्टल लाइन PQ को कंटेन कर रहा है। मतलब PQ जो देखो इस फिगर में देखो आप लोग, ये जो PQ है, फिगर में क्या लिखा है? टॉप व्यू लिखा है। तो PQ अपना हॉरिजॉन्टल, ये जो XY प्लेन है ना वो पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है।
वो फेंका कहाँ गया है? आउट ऑफ द प्लेन, समझे? जेड ऊपर आ रहा है, समझे कि नहीं? तो जेड ऊपर आ रहा है और 45 डिग्री पे फेंका है, तो ये 37 डिग्री और 45 से कोई लेना देना। 37 हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, 45 वर्टिकल प्लेन में है। समझ गए? इतना समझे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वापस बताता हूँ, टॉप व्यू है, एक्स वाई जो है वो आपका ये जो प्लेन है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो जेड कहाँ है? जेड आउट ऑफ द पेज है, मतलब आपकी स्क्रीन के बाहर आ रहा है। तो जो फेंका है ना, वो स्क्रीन के बाहर फेंका है, वो 37 डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। 37 तो हॉरिजॉन्टल डिग्री। चलो ठीक है, इतना समझ में आया तो फिर तो आपको करना यही है कि ये 3D की ड्रेस उतारो। प्रोजेक्टाइल मोशन तो आपको आता ही है, वो तो एक ही प्लेन में होती है। तो अपने प्लेन के अंदर ये मामूली 45 डिग्री का प्रोजेक्टाइल है, रेंज निकालो, फिर एक्स और वाई में तोड़ दो उसको, खत्म है बात। समझ गए? देखो, अपने वर्टिकल प्लेन में सिंपल रेंज आपका आएगा, क्या आता है? अब तो ये अब ये इंक्लाइन प्लेन नहीं है, समझे कि नहीं? आपने हॉरिजॉन्टल के साथ 45 पे फेंका है, तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा अलाउड है, समझे कि नहीं आप? जो 37 है ना, वो इंक्लाइन नहीं, वो हॉरिजॉन्टल में, मतलब सर्कल में 37 डिग्री लिया है। अच्छा, तो अब 10 मीटर को पी क्यू के अलोंग देखो, पी क्यू के अलोंग तो cos 37, तो 4/5, साइन 37 3/5, है ना? याद है ना? 3 4 5, जेई का बेस्ट फ्रेंड। एक्स क्या हो जाएगा आपका? दो तो पहले ही से ही था, प्लस कर दो। वाई क्या था? जो भी था, क्योंकि वाई पहले नहीं था उसका, तो ये 10 × 3/5, क्योंकि 3/5 है ना, समझे? और जेड, क्योंकि वापस हॉरिजॉन्टल पे ही गिरा है, तो जेड 0 होना चाहिए उसका, समझ गए? तो ये 10 0 0। तो ये भाई साहब कितना आसान सवाल था, इसको 3D बना दिया है। 1 मार्क के सवाल को 3 मार्क के कपड़े पहना है। आपको अगर कपड़े नहीं समझ में आए तो ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है ये, कॉस्ट्यूम उतारो, है ना? तो ये तो सिंपल वही अपना प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है प्रॉब्लम, देखो। ए से पार्टिकल फेंका है, स्पीड यू है, हॉरिजॉन्टल से 2 थीटा एंगल पे, इंक्लाइन ए से गुजरता है, इंक्लिनेशन थीटा है, पार्टिकल बी पे गिरता है, ए बी दिया हुआ है, जो भी है, थीटा निकालना है। हिंट ये है कि प्लेन से एंगल कितना हुआ, है ना? तो टूल बॉक्स से टी निकालो, फिर ए बी को दो तरीके से लिखो, एक गिवन से और एक ज्योमेट्री से, और कंपेयर करो तो हो जाएगा मामला। थोड़ा सा ट्रिक आइडेंटिटी भी है इसमें। ठीक है, देखो चलो करते हैं। प्लेन से एंगल थीटा है, तो आपका टी निकल गया सीधा, है ना? नीचे कॉस थीटा, ऊपर साइन थीटा। पहला है गिवन से, ए बी आपका 2u² tan थीटा। अब ध्यान से, इसमें 2u tan थीटा/g दिख रहा है, जो हमने ऊपर निकाला वो, तो वही तो टी है। तो ए बी आपका u/√3 × 10, इसको बोल दो इक्वेशन 1। दूसरा तरीका है, वो अपना क्वेश्चन 4 वाला जुगाड़, हॉरिजॉन्टल रीच ए सी, तो ये क्या होता है? u cos 2 थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अग्रीड? हाइपोटेनस चढ़ना है तो AC/cos थीटा करना पड़ेगा, है ना? तो ये अपना इक्वेशन। अब क्या करो, कंपेयर करो।
तो कंपेयर करोगे तो ये दिखेगा आपका cos 2 थीटा अपॉन 1/√3। अब यहाँ से क्या आप एग्जैक्ट इक्वेशन सॉल्व करने बैठोगे? हो सकता है, अच्छी तरह से हो सकता है, ax² + bx, लेकिन वो नहीं, फिर उसमें तो 2n प्लस π/6 वो सब है ना, वो नहीं करना है। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है क्या? ऑप्शंस दिए है, वेरीफाई करो। थीटा अगर 30 डालोगे तो हो गया कि नहीं? होता है। पैटर्न देखो एग्जाम में, ये इतना बड़ा हो सकता है, ये सॉल्वेबल, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है, लेकिन ये इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन था ऑप्शन में दिए हुए उसे पहचानना था। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन क्या कहता है और करो सॉल्व। इंक्लिनेशन बीटा है, इंक्लाइन पे है, दो पार्टिकल सेम स्पीड से, सेम एंगल अल्फा हॉरिजॉन्टल के साथ, ए को नीचे है, बी को ऊपर पे, और रेशियो कॉट थीटा है, और थीटा बी का एंगल है जो इंक्लाइन से नापा हुआ है, अल्फा को निकालना है। भाई साहब इसकी वर्डिंग पढ़ो और समझो और करो। हिंट यह है कि दोनों का फ्लाइट टाइम आप अपने जैसे लिखते हो वैसे लिखना। एंगल्स फ्रॉम द प्लेन निकालो, समझे कि नहीं? ड्रॉ करो, मैंने स्लाइड पे ड्रॉ कर रखा है, लेकिन आप देखो ऊपर वाले का अल्फा माइनस बीटा और नीचे वाले का अल्फा प्लस बीटा प्लेन के साथ, है ना, तो रेशियो में कॉस बीटा उड़ जाएगा। फिर छोटी सी ट्रिक आइडेंटिटी यहाँ है जो आपको पता होती है यूजुअली। तो चलो देखो कैसे करते हैं। पहले फिगर को देखो, जो दिया था उससे मैंने निकाला है ना। तो एंगल्स मेजर फ्रॉम प्लेन देखो, तो डाउन थ्रोअर के लिए ये अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है ना, और नीचे तो हमेशा जी कॉस बीटा है, इसीलिए उड़ जाएगा वो। अप थ्रोअर के लिए अल्फा माइनस बीटा है, और थीटा क्या दिया हुआ है? बी का थीटा दिया हुआ है, तो थीटा अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा थीटा दिया हुआ है, तो रेशियो ले लो। तो ये रेशियो आपका अल्फा प्लस बीटा, और ये कॉट थीटा दिया हुआ है, तो कॉट थीटा आप कैसे लिखते हो? क्योंकि थीटा आपका अल्फा माइनस बीटा है ना, तो ये आइडेंटिटी आई। देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो न्यूमरेटर को सेम करने के लिए आप कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या लिखते हो? 90 माइनस करते हो ना साइन। अच्छा, तो साइन अगर सेम हो गए तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो यहां से आपका अल्फा 45 है ना। ऑब्जर्वेशन देखो यहाँ पे, अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि आंसर बी पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो ये ना, ये बताता है कि पेपर सेटर ने क्वेश्चन रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया था। हम्म, ऐसा है। अच्छा क्वेश्चन है ये बाय द वे। चलो आगे बढ़े। ये भी सुंदर क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट है। मल्टीपल करेक्ट का नाम सुनते ही, है ना, स्टूडेंट्स हेलमेट पहन लेते हैं। पहन लो आप भी। इंक्लाइन थीटा से दो बॉल्स है, सेम स्पीड यू, सेम एंगल अल्फा। इस बार प्लेन से एक अप स्लोप है, इस जिसका नाम R1 T1 H1, और एक डाउन स्लोप है R2 T2। चारों ऑप्शन चेक करने हैं भाई साहब, कौन से सही है। देखो ऐसे में तो पहले तो ऑप्शन बी को बिना कैलकुलेट किए ही आप रिमूव कर सकते हो, कैसे सोचो। दूसरा हिंट है कि टूलबॉक्स लाइन 3 याद है, सेम यू परपेंडिकुलर,
है ना। तो सारे ऑप्शंस चेक करने होते हैं, मल्टीपल करेक्ट को हल्के में नहीं लेना है, जल्दबाजी भी में नहीं करना है, आराम से करो पर करो। ठीक है। है तो आसान, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। देखो, पहले तो बी का मर्डर कर दो डायमेंशन से। आर लेंथ है, टी स्क्वायर टाइम का स्क्वायर है, तो ये बराबर नहीं है, तो फ्री में मिल गया आपको, है ना। कोई मल्टीपल में तो ये पहला हथियार होता है। अब हमारे दुकान का टूल बॉक्स 3 है, उसका जलवा देखो। दोनों थ्रोस का यू परपेंडिकुलर सेम, यू साइन अल्फा होगा, और डिसेलरेशन वो भी सेम, तो कौन सा, जी कॉस थीटा। तो परपेंडिकुलर दुनिया दोनों के लिए आइडेंटिकल हुई कि नहीं, क्या मतलब है, T1 इक्वल टू T2 हुआ कि नहीं, है ना। और ये क्या होता है, 2u/g, जो भी था कॉस थीटा साइन अल्फा, ठीक है। और इसका मतलब H1 इक्वल टू H2 भी होता है कि नहीं, और H होता है u²/2g, तो ए करेक्ट है। अलोंग द इंक्लाइन यू पैरेलल, यू कॉस अल्फा दोनों का ऊपर वाले के अगेंस्ट जी साइन थीटा, नीचे वाले के साथ है, तो आप R1 को एक में माइनस लिखोगे, एक में प्लस लिखोगे, और सब्ट्रैक्ट करो तो पहला टर्म उड़ा, तो आपका R2 माइनस R1 ये आता है जी साइन थीटा टाइप टी स्क्वायर। और T1 इक्वल टू T2 तो है ही, तो इसका मतलब है आपका सी भी सही है ना। और दूसरा जो डी था वो भी इसी कैटेगरी है, तो ये भी सही था, डी भी। तो मल्टीपल करेक्ट की पहले तो स्ट्रेटेजी देख लो, क्योंकि मल्टीपल उनको बनाने पड़ते ना, तो एक तो हल्का सा दे ही देते, तो डायमेंशन पहले, सिमेट्री दूसरा, कैलकुलेशन सबसे आखिर में करना। कैलकुलेशन पहले करने जाओगे तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक कॉम्प्रिहेंशन सेटअप है, दिखते बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अगर समझ लिया तो 2 सेकंड में हो जाते हैं, है ना। 3 गोलियां है, एक मीटिंग पॉइंट है, तो कहानी को सुनना पड़ता है ध्यान से, बस कहानी को समझो, बाकी सब हो जाता है। ए और सी ग्राउंड पे है, बी ए के ठीक ऊपर है, हाइट बोले 1500 मीटर, टी इक्वल टू 0 पे आपने तीनों तीन को फायर कर दिया, और तीनों पॉइंट ए पे कोलाइड करती है। बी से 100 मीटर पर सेकंड 30 डिग्री नीचे, देखा। सी 100 मीटर पर सेकंड सीधा ऊपर। ए एंगल थीटा पे है ना। और ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे होती है, ओ जब टकराती है, और ओ है वो सी के सीधा ऊपर दिया है, G10 लेना है। देखो कौन से 3 सवाल है, कोलिजन टाइम, एंगल ओ ए सी थीटा वाला जो, और ए की स्पीड क्या होनी चाहिए। ठीक है। तो 10 का हिंट है, सिर्फ बी और सी की वर्टिकल मोशन देखो, रिलेटिव मोशन, उनका फासला 1500 है, तो वो बंद करना है ना। ग्रेविटी दोनों पे लगती है, क्या होता है, गैप कौन बंद करता है ना। क्वेश्चन 1 को याद करो। अच्छा है, ये एडवांस स्टाइल है, थोड़ा सोच के करो, पूरा ट्राई करो, है तो आसान। देखो, बी वाली बुलेट और सी वाली बुलेट दोनों फ्री प्रोजेक्टाइल हो गए, दोनों पे सेम ग्रेविटी, तो सिंपल रिलेटिव मोशन, ग्रेविटी कैंसल। तो बोला था ना क्वेश्चन 1 वाला हथियार तो कांस्टेंट रेट से आपका गैप क्लोज हो रहा है ना। उसका डाउनवर्ड कंपोनेंट 100 sin 30, 50, ये 100, तो रिलेटिव तो 150 हो गई, 1500 दिया था,
दोनों के बीच, तो 10 सेकंड होगा, है ना। 10 सेकंड में टकराएंगे ये लोग। जब कभी भी आप जी के जी का इस्तेमाल करोगे तो क्वाड्रेटिक वाले तो अभी तक इक्वेशन ही लिखते होंगे। और जैसे भी आपको फ्री प्रोजेक्टाइल मिलते हैं, रिलेटिव मोशन ही लगाना है। मैंने आपको 3-4 डीपीपी से कहता आया हूँ, है ना। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी कॉम्प्रिहेंशन का। अगर आपको थीटा एंगल निकालना था, मतलब वो ए वाले को, ओ को लोकेट करो। ओ की हाइट, है ना, सी वाली बुलेट, टी तो 10 पे है, तो सी ओ क्या होगा, तो 100 दिया था, 10 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर है तो यू टी माइनस हाफ ए टी जी टी स्क्वायर, तो जी 10 था, देखो क्या निकल गया, 500 निकल गया। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका ए सी है, बी वाली बुलेट का हॉरिजॉन्टल सफर क्या है, बी तो ए के ऊपर था कि नहीं, ओ सी के ऊपर था, ए सी आपका 100 cos 30 × 10 होगा कि नहीं, है ना। और अब ये 10 तो आपको पता ही है, 10 मतलब सीधा सामने वाला 500 और नीचे वाला 500/√3, तो ये 1/√3 हुआ। और 1/√3 आपको पता है क्या है, 30 डिग्री, है ना। sin 30 1/2, वो √3/2। और सैनिटी चेक करो फ्री में, बी वाली बुलेट कितनी गिरी, तो उसका 50 था ना, 50 × 10 प्लस हाफ जी, इसको प्लस करना पड़ेगा, नीचे लेके आ रहा है ना, 10 × 100, 1000 मीटर हुआ कि नहीं, वो 1000 और वो 500, तो सच में ओ पे मिले ये लोग, ऐसा। ठीक है, तो यही होता है कॉम्प्रिहेंशन में, कंसिस्टेंट पिक्चर बना लो, सारे एक दूसरे को वेरीफाई करते हैं कि नहीं पार्ट। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ए वाली बुलेट का मामला है अब, है ना। टी तो 10 है, उसका मैक्सिमम हाइट पे है, तो आपको तो पता ही है इसका क्या मतलब है ना। तो अगर थीटा ले तो यू ए साइन थीटा आपका जी टी हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकंड। और हॉरिजॉन्टल आपका होगा यू ए कॉस थीटा, ये आपका होगा ए सी बाय टी, 500 √3 आया था, डिवाइड बाय 10, तो 50 √3। अब इसकी हाइट चेक करो, 100 यूटी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, तो ये 500 आना चाहिए, तो सीओ से मैच कर रहा है। अब आप पाइथागोरस लगाओ, यू ए 100 स्क्वायर प्लस, तो ये आपका ये यू ए निकल के आएगा √17,500, है ना। अब 17,500 का 50 √7, बोले सर ये नहीं आता है, तो नहीं आता है तो कुछ नहीं, 175 × 100 तो कर ही सकते हो, 175 × 100 किया तो दिख जाएगा, 175 को आप और तोड़ो, 100 तो 10 का स्क्वायर है ही, ऐसे, तो 175 में 25 भी दिख रहा है, तो 25 5 का स्क्वायर है। कुछ नहीं आया अगर अंडर रूट में, तो 100 तो दिखेगा ही आपको। वो तो ठीक है, यहाँ पे एक हीरे जैसी चीज क्या छुपी है, टेन थीटा आपका है 100/50 √3, तो ये 2/√3, तो ये है 10 OAC, एंगल OAC, ये आपका 1/√3 था, मतलब टेन थीटा आपका है 2 tan phi। ये देखो ना, ये लॉन्च लॉन्च एंगल और एपेक्स का सबटेंडेड एंगल, ये तो फेमस रिलेशन है भाई साहब, ये पहचान लो। तो लॉन्च एंगल और एपेक्स एंगल ये है, ठीक है। चलो
इसको रिकैप करते हैं अभी। बहुत लंबा चला ये। तो सोने से पहले भले कितना ही लंबा चलाओ, लाइन तो 5 है, तो ये इसी लाइन 5 लाइन को याद कर लो। पहला है एक्सिस को टिल्ट करो, है ना। तो ग्रेविटी आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा परपेंडिकुलर, प्लेन पे गिरता है का मतलब जीरो। टी आपका हो जाएगा 2u जो भी परपेंडिकुलर होगा, और नीचे जी कॉस अल्फा। देखो कितने प्रॉब्लम इसने सॉल्व कर दिए, 1 2 3 जो भी है, 6 क्वेश्चन। दूसरा है वर्ड्स जो भी होते हैं वेलोसिटी कंडीशन में बदल, परपेंडिकुलर का मतलब है फाइनल वी जो है अलोंग जीरो कर दो। 45 डिग्री में इलास्टिक बाउंस का मतलब है अगर वर्टिकल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल टकराना पड़ेगा। तीसरा है आइडेंटिकल एक्सेलरेशंस में आप रिलेटिव मोशन यूज करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत सॉल्व करो, है ना। ये चौथा जो टूल था वो तो सबसे बढ़िया टूल था, हाइपोटेनियस मतलब डिवाइड बाय कॉस अल्फा वाला। लास्ट में इंपॉर्टेंट है, लिमिट चेक करो, अल्फा जीरो डालो, क्या सही है कि नहीं गलत है वो सब निकल के आ जाएगा वहाँ। होमवर्क भी दिया है और ये मजाक नहीं है, अच्छा है ये। क्वेश्चन 2 और 7 ब्लैंक पेज पे अगर दोबारा से सेकंड में कर लिए तो ये तुम्हारा टॉपिक है ना। ठीक है, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये सीरीज बहुत लंबी है और अच्छे अच्छे ट्रिक्स यहाँ पे आपको दिखने मिलेंगे। अगला लेक्चर आपका है रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, यहाँ बारिश, नदियाँ, है ना, पीछा करने वाले प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो और लिमिट चेक करते रहो। थैंक यू।